चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर मैथ का। और हम लोग इससे पहले बहुत सारा सवाल कर चुके हैं इस मॉडल पेपर का। तो आप हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर का 41 नंबर सवाल से लेकर 52 नंबर सवाल के बीच जो भी सवाल है सबको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 41 से पहले का सवाल हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम अभी जो बात करेंगे वो 41 नंबर से बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। हाँ, तो ये 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 41 नंबर सवाल बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका स्वरांतर ज्ञात कीजिए। तो स्वरांतर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए ये रहा सवाल का आंसर। तो स्वरांतर निकालना है, तो प्रश्न अनुसार 17वां पद, कितना पद? 17वां पद। तो 17वां पद को कैसे लिखेंगे? ए 17, ए के नीचे क्या लिख देंगे? 17। तो ये हो गया 17वां पद। और 10वां पद को कैसे लिखेंगे? ए के नीचे 10 लिख देंगे, मतलब ये क्या हो गया? 10वां पद। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो सवाल में क्या बोला है कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक होगा? 7 अधिक होगा बोल के बोला है, ठीक है। 7 अधिक होगा बोल के बोला है। तो इस कारण से जो 17वां पद है वो बराबर होगा कब? जब 10वें पद में क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तब, ठीक है। अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़। अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है। तो 17वां पद 10वां पद के साथ क्या होगा? बराबर होगा कब? जब 10वां पद में कितना जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, ठीक है। अधिक मतलब जोड़ होता है, इस कारण से 10वां पद में कितना जोड़ दिए? 7। तो आप दोनों क्या होगा? बराबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, ए 17 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 16 डी, ठीक है, बराबर ए 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी। यानी कि जितना भी पद का संख्या रहेगा उससे एक कम करके क्या कर देना है? उसके पीछे तरफ डी लिख देना है। देखिए 10 है तो यहाँ क्या लिख दिए? 9, और उसके पीछे में डी, और एक ठू ए आगे तरफ लिख देना है। अगर 20 रहता तो हम इसको कैसे लिखते? ए प्लस 19 डी, समझना? इस प्रकार से लिखना है। अगर मान लेते हैं 25 रहता, ए 25 रहता, तो इसको कैसे लिखते? ए प्लस 24 डी। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। हाँ, तो ये प्लस में है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया? माइनस में। ये प्लस में 9 डी था, बराबर किस पर आगे क्या हो गया? माइनस में 9 डी। और देखिए जो 7 है, 7 तो इसी पार में बचा हुआ है, ठीक है। उस 7 को इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस में माइनस में दोनों क्या होता है? कट जाता है। और यहाँ क्या बचा? ध्यान दीजिएगा, 16 डी प्लस में है। देखिए 16 डी को क्या करेंगे? 9 डी से के साथ, ध्यान दीजिएगा, 16 डी को क्या करेंगे? 9 डी के साथ घटा देंगे। तो 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा? 7 बचा। क्या बचा? 7। डी वाला को हटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा? 7 डी। बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, ठीक है। देखिए 7 और डी के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? गुना है, ठीक है। गुना है तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा? भागा। तो इधर कौन साइड कौन बचा? इस साइड में डी बचा। तो ऊपर का 7 नीचे का 7 कट गया, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। डी का मान कितना आ गया? 1। ध्यान दीजिएगा, अतः स्वरांतर अंतर डी बराबर कितना आ गया? 1। स्वरांतर डी को किससे स्वरांतर को हम किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। और डी का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान दीजिएगा, 41 के बाद 42 नंबर ना। चलिए 42 नंबर को देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, ये है 42 नंबर। तो इस 42 नंबर को 1 मिनट, चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b बराबर, b का बिंदु दिया है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना x का मान होगा, क्योंकि x अक्ष का बात किया जा रहा है, y का मान नहीं होगा, यानी y का मान क्या होगा? 0। तो ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हल लिखना है, दिया है लिखना है, और जो बिंदु दिया है उसको लिख दिए। और पहला जो बिंदु होता है उसका
पहला वाला क्या बोलते हैं x1, दूसरा को क्या बोलते हैं y1। दूसरा जो डब्बा का पहला वाला को क्या बोलते हैं x2 और दूसरा वाला क्या बोलते हैं y2। याद रखिएगा, पहला डब्बा का x1 y1 और दूसरा डब्बा का क्या बोलते हैं x2 y2। ठीक है, तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इस प्रकार से क्या एक बीच में क्या है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो ए बी के बीच में कहीं पे एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हम क्या करना है, हमको क्या करना है, इधर देखिए, ये जो आपका अनुपात निकालना है। ठीक है, कि ये इस साइड का और ये साइड का किस अनुपात में ये दोनों जो है ना क्या हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है। इस पी बिंदु पर जो टुकड़ा हो रहा है ये लकीर ए बी, वो किस अनुपात में टुकड़ा हो रहा है उसको निकालना है। तो अनुपात को हम किससे दिखाते हैं, जो अनुपात टुकड़ा होता है उस अनुपात को किससे दिखाते हैं, m1 और m2। ठीक है, तो अनुपात को m1 और m2 से दिखाते हैं, और जिस बिंदु पर टुकड़ा हो रहा है उस बिंदु का निर्देशक क्या दिखा रहे हैं, x, 0, यानी कि x अक्ष पर कट रहा है, मतलब x का मान होगा, y का मान 0 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप पता करते हैं कि ये वाला और ये वाला m1 और m2 कितना अनुपात में दोनों क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए इसका हम क्या कर रहे हैं, अभी विभाजन सूत्र से इसका अनुपात निकालने वाले हैं। इस जो बिंदु है उसका, तो यहाँ लिखिए, जिसका निकालने का रहेगा उसको यहाँ पे लिखिएगा। तो x, 0 को निकालना है तो x, 0 लिखेंगे, बराबर क्या होता है, x1 m2 प्लस x2 m1 बटा में m1 प्लस m2, फिर कोमा देके y1 m2 प्लस y2 m1, फिर बट्टा में m1 प्लस m2। इस प्रकार से क्या होता है, ये विभाजन सूत्र होता है। तो चलिए मान बैठाते हैं, x1 की जगह पे x1 का मान, और m2 का मान तो नहीं दिया है तो m2 के m2 रहेगा, प्लस है तो प्लस, x2 के जगह पे x2 का मान बैठा दिए। हाँ, माइनस में था इस कारण से ब्रैकेट में रखे हैं, m1 तो m1, सब गुना में है तो गुना में लिख दिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे सुनिए, फिर यहाँ देखिएगा y1, तो y1 की जगह पे y1 का मान रख दिए, m2 तो m2। ठीक है, y1 का मान कितना है, -5, इसलिए लिख दिए, प्लस है तो प्लस, और y2 का मान कितना है, y2 का मान देखिए 5 है, तो y2 की जगह क्या लिख दिए, 5, और m1 तो m1। ठीक है, और नीचे में क्या लिखते हैं, m1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक जन को लेना है। ठीक है, कोई एक को लेना है, चाहे x वाला को लेना है, x वाला बोलने से ये पहला वाला आ जाएगा, चाहे y वाला को लेना है, y वाला बोलने से ये दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसको लेके चलेंगे, y वाला को लेके चलेंगे। हमेशा याद रखिए, जिसमें 0 होता है उसको हम लोग को लेना होता है। ठीक है, जब भी अनुपात निकालने का होता है तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला वाला है, ये जो 0 का कौन सा है, ये दूसरा वाला है। तो 0 को लेंगे तो 0 लिख दिए आप, उसके बाद कौन होगा, ये दूसरा वाला 0 का मान होता है, इसलिए 0 के बराबर में ये दूसरा वाला मान को लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, 5 और m2 गुना हुआ तो क्या हो गया, 5m2 हो गया, आगे माइनस था तो माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस। 5 और m1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5m1 हो जाएगा। आगे नीचे में m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए बराबर में इस बार में क्या है, 0 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे में क्या है, m1 प्लस m2 है, जो कि नीचे में है, मतलब भागा में है। भागा में अगर है तो इस साइड जाके किसके साथ गुना होगा, 0 के साथ गुना होगा। कोई भी भागा में रहने से इधर आके क्या होता है, गुना होता है। तो इधर साइड कौन है पहले से, 0। तो देखिए m1 प्लस m2 इधर आके किसके साथ गुना होगा, 0 के साथ। देखिए m1 प्लस m2 0 के साथ गुना हो गया, बराबर है तो बराबर। यहाँ देखिए -5m2 प्लस 5m1, देखिए -5m2 प्लस 5m1, जैसे कि वैसे सेम टू सेम लिख दिए हैं। देखिए m1 प्लस m2 जो है ना 0 के साथ गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या को 0 के साथ गुना करने से आंसर कितना आता है, 0। तो इसको गुना कर दिए m1 m2 को 0 के साथ, तो आंसर कितना आ गया, 0। बीच में बराबर है तो बराबर, और जो यहाँ पे है सेम टू सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। ये -5m2 है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया, +5m2। ठीक है, बीच में बराबर है तो बराबर, और इस साइड कौन बच गया, इस साइड बच गया 5m1 बच गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए। देखिए ये 5 और m1 के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। गुना है तो इधर आके क्या हो गया, बराबर किस पर आके भागा हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा
ये 5 और m1 के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। ये गुना में m2 है, m2 गुना में है, तो m2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके भागा हो जाएगा। बराबर के इस बार आगे क्या हो जाएगा, भागा। जो गुना में रहता है इधर आके क्या हो जाता है, भागा। देखिए इधर 5 गुना में था, इधर इधर आके क्या हो गया, नीचे भागा हो गया। समझ में आ गया। इस प्रकार से किए हैं। आगे ऊपर का 5 नीचे का 5 कट गया, 5 गम 5, 5 गम 5, तो फाइनली कितना आ गया, 1/1। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, m1/m2। तो लिखिए, ध्यान दीजिएगा। तो जो बट्टा होता है ना, जैसे 1/1 है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1:1। बट्टा को ही अनुपात में लिखते हैं। चलिए और एक टुक दिखाते हैं। इस प्रकार से अगर रहेगा तो इसको कैसे अनुपात में लिखेंगे, ऊपर का जो है उसको पहले लिखेंगे, फिर अनुपात का साइन देंगे, फिर नीचे में जो है उसको लिख देंगे। इस प्रकार से जो बट्टा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अनुपात में लिखते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का अतः विभाजन अनुपात m1 अनुपात m2, यानी ऊपर में जो रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर अनुपात का साइन लगाते हैं, फिर m2 नीचे में जो रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में है वो वाला एक को आगे लिखे, फिर अनुपात का साइन, फिर नीचे में जो एक है उसको पीछे में लिख दिए। तो यानी कि हम लोग का पता चल गया कि ये जो ए बी लकीर है वो कहाँ पे टुकड़ा हो रहा है, 1:1 के टुकड़ा में क्या हो रहा है, बंट रहा है। ठीक है, बीच से जो लकीर एक्स एक्सिस में काट रहा है, एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है, 1:1 में काट रहा है इस ए बी लकीर को। ठीक है, तो अनुपात निकल गया। इस प्रकार से अनुपात निकालते हैं, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 43। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। चलिए 43 में क्या बोला है, बिंदुओं ए का मान इतना दिया है, बिंदु बी का मान इतना दिया है, बिंदु सी का मान इतना दिया है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु 3 तो दिया है, इस तीनों बिंदु से जो बनेगा त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए, ध्यान सुनिएगा। जो जो पहला बिंदु होगा उसको क्या मानेंगे, x1 y1। जो दूसरा बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, x2 y2। और जो तीसरा बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, x3 y3। आपको याद रखना है, पहला वाला को x ही मानना है, दूसरा वाला को y मानना है। ठीक है, इतना ध्यान देना है बस। आप आगे देखिए, तो एक त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज बना दिए, देखिए ए बिंदु यहाँ दिखा दिए, बी यहाँ पे दिखा दिए, सी यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, तो चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग जहाँ x1 x2 x3 जो है, x1 x2 x3 जो भी है यहाँ पे मान लिख दिए, देखिए। और फिर y1 y2 y3, देखिए y1 y2 y3 का मान को पहले लिख दिए। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है पहले से, ताकि आपको फॉर्मूला में बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये रहा। तो देखिए इसका ट्रिक है 1 2 3। तो फॉर्मूला का ट्रिक जानते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला का ट्रिक क्या होता है, 1 2 3। ठीक है, 1 से कहाँ जाएगा 2, 2 से कहाँ जाएगा 3, 3 से कहाँ जाएगा फिर से 1। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1, x1 से कहाँ गया y2, y2 से कहाँ गया, देखिए ये y3 होगा, यहाँ पे क्या होगा y3। ठीक है ना, यहाँ पे y3 होगा। तो y3 अगर होने पर कितना मान होगा, यहाँ पे देखिए, बात को ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो एक मिनट। तो देखिए अभी क्या करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा गलती था तो उसको सुधार दिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, x1 फिर y2 फिर माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 प्लस y2। देखिए हो रहा है ना, 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2। इस प्रकार से ही क्या होता है, फॉर्मूला ट्रिक बताए थे, 1 2 3। तो 1 से कहाँ गया 2, 2 से कहाँ गया 3, 3 से कहाँ गया 1। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से होता है। चलिए मान बैठाते हैं अपना अपना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मान बैठाते हैं, 1/2 फिर x1 का मान कितना है, x1 का मान है -5। और y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है -5। ठीक है, तो फिर बीच माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा, बीच माइनस है तो माइनस, एक मिनट। ठीक है, हाँ, y2 का मान कितना है, y2 का मान है -5।
ठीक है। y2 का मान -5, तो -5 लिख दिए, बीच में माइनस है तो माइनस। y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, देखिए 2 है, तो y3 की जगह क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान 3 है, तो x2 की जगह पे लिख देंगे 3। फिर y3 का मान कितना है, y3 का मान है, देखिए y3 का मान है 2, तो y3 का मान लिख देंगे 2, फिर बीच माइनस तो माइनस। y1 का मान कितना है, y1 का मान -1 है, तो उसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे -1। जो भी माइनस में होता है उसको क्या करना है ब्रैकेट में लिखना है, तो देखिए y1 का मान माइनस में लिख दिए, सॉरी ब्रैकेट में लिख दिए, प्लस है तो प्लस। और x3 का मान कितना है, x3 का मान देखिए x3 का मान 5 है, तो x3 की जगह पे क्या कितना लिखेंगे 5। और y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए y1 का मान -1 है, तो y1 का जगह पे क्या लिख देंगे -1, बीच में माइनस है तो माइनस। और फिर y2 है, तो y2 का मान कितना है -5 है, तो -5 है तो क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे -5 को, ठीक है। तो माइनस के अगर आगे में माइनस रहता है, इस कारण से क्या करते हैं ब्रैकेट में रखते हैं। कोई भी मान माइनस में होने से क्या करते हैं उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये आगे तरफ है, इस कारण से इसको ब्रैकेट में नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा 1/2 तो 1/2, हाँ -5 तो -5, इस डब्बा के अंदर का पहले हल कर लेंगे। तो -5 और -2 कितना हो गया, -7 हो गया। दोनों ही अगर माइनस में रहने से क्या करते हैं जोड़ते हैं, देखिए ये दोनों ही क्या होता है, माइनस में अगर रहने से क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं। तो -5 और -2 कितना हो गया -7, ठीक है। दोनों ही माइनस में रहने से जोड़ते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, फिर देखिएगा 2 है तो 2, और देखिए ब्रैकेट है मतलब क्या है गुना, ब्रैकेट है मतलब क्या है गुना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 5 है तो 5, ठीक है। ब्रैकेट सुनिए -1 है तो -1 लिख देंगे, और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है मतलब गुना है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा -1 है तो -1 लिखेंगे, फिर माइनस को गुना करेंगे क्या हो गया प्लस, फिर 5 है तो 5, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा 5 हो गया। और आप क्या करते हैं, फिर देखिए हल करते हैं, 1/2 तो 1/2 ब्रैकेट बंद, माइनस देखिए ये दोनों गुना होगा, 5 और 7 गुना होगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, और ये माइनस और ये ध्यान दीजिएगा, हाँ ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, दोनों माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 5 7 कितना हो गया 35, कितना हो गया 35, बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3, देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। हाँ आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 5 है तो 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए -1 में 5 घटाना है, यानी कि 5 में -1 घटाना है, तो 5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचा 4, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और ध्यान सुनिए आगे आगे का हम इधर लिखते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हाँ 1/2 तो 1/2 ब्रैकेट बंद, और ये 35 है तो 35 प्लस, और ये 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो गया 3 तिया 9, प्लस फिर 5 चौके कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, प्लस में 20, ठीक है ब्रैकेट बंद। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जोड़ेंगे इसको, जोड़ने पर कितना होगा, जोड़ने पर हम लोग का होगा 14 का 4, और ये जो है ना 2 5 5 1 6, इतना हम लोग का हो जाएगा। आगे इतना हो जाएगा हम लोग का। फिर आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए ये ब्रैकेट है मतलब क्या में है गुना में है, ठीक है। ये 64 जो है ना क्या में है ब्रैकेट में है मतलब गुना में है, तो गुना में है तो ऊपर के साथ गुना होगा, क्योंकि देखिए 64 ऊपर में है तो ऊपर वाला के साथ गुना होगा, ऊपर में कौन है 1, तो 64 एकम कितना हो जाएगा 64 एकम 64 हो जाएगा, तो ऊपर में लिखेंगे 64 एकम 64, और नीचे में कितना है 2। तो चलिए काटेंगे इसको भी, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से देखिएगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूने 4, तो ठीक है। काटने पर हम लोग का आंसर कितना निकल गया फाइनली 32 निकल गया, फाइनली आंसर कितना निकल गया 32, तो ये हो गया आंसर, ठीक है वर्ग मात्रक, ठीक है ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर
44, ठीक है। तो देखिए समय लगता है, लेट होता है, तो भी आपको देखिए ध्यान से देखना है, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा ही, क्योंकि अच्छा से बताया जा रहा है तो समय तो लगेगा ही, ठीक है। तो आपका पूरा किताब का ही रिवाइज हो जा रहा है, तो आपको अच्छा से तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अच्छा से ध्यान समझिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन सक गया तो फिर समझ लीजिए, अब बाकी बात क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। इस कारण से ध्यान से देखिए, और हो सके तो आपका दोस्तों को शेयर कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो 43 हो गया, आप आगे, हाँ, तो 43 हो गया, तो अब देखेंगे 44 नंबर। तो ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए। देखिए ये जो है ना, इसको क्या करना है, इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। सेक ए प्लस 10a के बराबर दिखाना है ई वाला को। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो चीज़ समीकरण यहाँ पे दिया है सेम टू सेम उस समीकरण को यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब एलएचएस साइड को लेंगे, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। देखिए बराबर किस बार को क्या बोलते हैं, एलएचएस, और बराबर किस बार को क्या बोलते हैं, आरएचएस। इसको क्या बोलते हैं, आरएचएस, ठीक है। और इस साइड को क्या बोलते हैं, एलएचएस। क्या बोलते हैं, एलएचएस। याद रखिएगा, बराबर किस बार को क्या बोलते हैं, एलएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम किसको लेंगे अभी, हम अभी एलएचएस को ले रहे हैं, इसलिए एलएचएस लिख दिए, और एलएचएस साइड में कौन है, एलएचएस साइड में जो भी है उसको हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे आसान है, सबसे आसान है, हम लोग को हर परिमेयकरण कर देना है बस, उसके बाद कोई काम करना ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर परिमेयकरण करने पर किस प्रकार से हर परिमेयकरण करते हैं, देखिए नीचे में जो है ना सेम टू सेम, नीचे में जो है सेम टू सेम ऊपर नीचे गुना कर देना है, ऊपर नीचे जो भी यहाँ पे है ना उसी को सेम टू सेम ऊपर नीचे गुना कर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, अगर यहाँ पे माइनस है, बीच में अगर माइनस है तो आपको क्या कर देना है, माइनस की जगह खाली प्लस लगा देना है, और कोई बदली नहीं करना है, ठीक है। अगर माइनस है तो क्या लगा देना है, अपने से प्लस लगा देना है बीच में, और उसके बाद ऊपर नीचे इसी को क्या कर देना है, गुना कर देना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आपको क्या करना होता, बीच में जो ना क्या लगा देना पड़ता, अपने से क्या लगा देना पड़ता, यहाँ जो प्लस दिख रहा है वहां पे क्या लगा देना पड़ता, माइनस लगा देना पड़ता। यानी कि नीचे में जो भी संख्या रहेगा यहाँ पे उसका ठीक उल्टा साइन लगा देना है बस यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी बात ये सेम रहेगा, जैसे कि वैसे सेम टू सेम ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देना है, खाली प्लस लगा देना है, तो इसलिए प्लस लगा दिए, समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं हर परिमेयकरण, बहुत आसान है। चलिए ध्यान सुनेगा। तो देखिएगा यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे कि 1 प्लस साइन ए है, फिर इधर क्या है, इधर भी 1 प्लस साइन ए है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ पे एक टू है, और 1 प्लस साइन ए यहाँ पे एक टू है। तो जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स और एक्स को गुना करने से क्या होता है, एक टू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम सेम है। जब दो टू सेम सेम संख्या या कोई भी चीज को गुना किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे सेम सेम जिस प्रकार से एक्स एक्स को गुना कर रहे हैं तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे जो है इसको भी दोनों सेम सेम है, इस कारण से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का ऊपर में 2, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों सेम सेम है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को बदले में एक बार लिखेंगे और ऊपर में क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला के रूप में है, कौन सा फॉर्मूला के रूप में है ये नीचे वाला, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला के रूप में है, देख लीजिए। हाँ, तो a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्मूला के रूप में है। देखिए ए की जगह कौन है, ए की जगह पे एक है, बी की जगह कौन है, बी की जगह पे साइन ए है। ए की जगह पे कौन है, एक है, बी की जगह कौन है, साइन ए है। तो देखिए है कि नहीं है, ए माइनस बी ए प्लस बी, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, ठीक है। तो है ना उस रूप में, उस रूप में अगर है ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इस रूप में है फॉर्मूला के रूप में, ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, तो क्या करना होगा, ए का स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह कौन है, एक, तो देखिए एक का स्क्वायर कर दिए, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, फिर क्या करना है, बी का स्क्वायर। तो बी की जगह कौन है, साइन ए है, तो देखिए बी की जगह पे साइन ए लिख दिए, यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर लिख दिए। बात समझ में आ गया। चलिए आसान है, ध्यान दीजिएगा। हाँ,
तो देखिएगा ये जो रूट है बड़ा वाला रूट दोनों दोनों के ऊपर लगा हुआ है, दोनों के ऊपर लगा हुआ है, ऊपर वाला के भी नीचे वाला के भी ऊपर लगा हुआ है। तो आप क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे रूट का, यानी कि ऊपर वाला को अपना रूट दे देंगे और नीचे वाला को, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला को भी क्या कर देंगे, अपना एक ठो रूट दे देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों को बंटवारा कर दिए रूट। ठीक है, ऊपर एक ही साथ लगा हुआ था, दोनों को क्या कर दिए, आपस में अपना अपना रूट दे दिए। अब एक फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखिए एक फॉर्मूला से काम हो रहा है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन स्क्वायर ए है ये प्लस में है, इस साइड बराबर के इस बार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो चलिए लेके आते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर ये 1 है तो 1, ये प्लस में साइन स्क्वायर ए है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, उसी बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक का स्क्वायर मतलब कितना, 1 होगा। ठीक है, एक का स्क्वायर मतलब कितना, 1 होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसलिए कारण से इस जगह पे हम क्या लिख दिए, ये फॉर्मूला से कोस स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, और रूट का बंटवारा किए हैं, ऊपर भी रूट लग गया है, नीचे भी रूट लग गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, ये स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कट गया, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है। तो देखिए यहाँ का भी स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो गया, कट गया यहाँ भी। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है, आपको याद रखना है। तो स्क्वायर और रूट कटने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा, ऊपर में बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या बचा, कोस ए बचा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोस ए जो है ना दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे मतलब एक के नीचे भी है, और यहाँ देखिए साइन ए के नीचे भी है। कौन, कोस ए दोनों के नीचे है। अब दोनों के नीचे है तो क्या करेंगे, अभी दोनों को अपना अपना, ये जो कोस ए को दोनों को अपना अपना दे देंगे, यानी कि एक को भी दे देंगे और साइन ए को भी दे देंगे अपना। ठीक है, दोनों के नीचे है, बंटवारा कर देंगे। चलिए, तो देखिए कोस को एक को दे देने से क्या होगा, 1 बटा कोस ए हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इस साइन ए को क्या करेंगे, कोस को दे देंगे, तो क्या होगा, साइन ए बटा में कोस ए हो गया। ठीक है, बंटवारा करने के बाद इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 बटा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए होता है, फॉर्मूला है 1 बटा कोस ए बराबर कितना होता है, सेक ए होता है। ठीक है, नीचे में फॉर्मूला आपके लिए इस्तेमाल किया है तो लिखा गया है, प्लस है तो प्लस, और साइन ए बटा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए बराबर कितना होता है, टेन ए होता है। तो देखिए जो इस साइड में था वही वाला सेम टू सेम आ गया। तो देखिए हम देखिए एलएचएस को लेके चले थे, आरएचएस मिल गया। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि इस साइड भी यही वाला सेम टू सेम आ गया। ठीक है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, तो बस प्रूव हो गया, इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 45। तो नेक्स्ट सवाल जो है ना 45 का है, ये सवाल को आपको रचना का है, ये कराया जाए, क्यों नहीं लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना आपका स्टोमबॉक्स के द्वारा ही बनेगा अच्छा तरीका से, तो इस क्वेश्चन को इस कारण से यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है। तो आप चाहेंगे तो इस चैप्टर का आपका यूट्यूब पे ही मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बस इसका स्टोमबॉक्स नहीं होने के कारण ये बना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 46 नंबर सवाल देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति में चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए पी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना लेना है, 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, हल लिखेंगे, जो फिगर दिया था उस फिगर को यहाँ बना दिए। देखिए वर्ग का एक भुजा दिया है। ठीक है, वर्ग का भुजा ए ओ का मान कितना दिया है, देखिए ए ओ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का एक भुजा जितना होता है, बाकी बात 3 बचा वो उसका मान भी सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो वर्ग बोल रहा है मतलब वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण से ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 होगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान दीजिएगा,
हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस चतुर्थांश का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक चतुर्थांश है, इस प्रकार से अगर गोल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्या बन जाएगा, ये एक वृत्त बन जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो केंद्र से लेकर यहां तक का दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से वृत्त तक का दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये जो बीच में जो लकीर है ये किसके जैसे काम करेगा, त्रिज्या के जैसे काम करेगा। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालने के बाद आपका मान निकालने के बाद चतुर्थांश का त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो दिया है, क्या दिया है, पाई का मान 3.14 दिया है, एओ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी कहां पे है, ओ ए बी दिख रहा है आपको। ये त्रिभुज में बात करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का है, सीधा सीधा है, मतलब 90 डिग्री है। आपका कोई भी वर्ग होता है वहां पे कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। तो इस कारण से यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, वर्ग का भुजा है, इस कारण से यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज को हम लेते हैं, तो इस त्रिभुज में देखिए पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, और यहाँ देखिए ये 20 है, ये भी 20 है। तो इस भुजा का हम क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, बी, और जो सीधा सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी, और जो इस प्रकार से तिरछा होता है उसको क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। समझ में आया, नीचे में जो होता है उसको बी बोलते हैं, और सीधा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पी, और जो इस प्रकार से तिरछा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एच। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस का नियम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एच कौन है, एच जो है ना ओबी है, कौन है, ओबी, ओ बी। तो देखिए एच की जगह पे ओबी लिख दिए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। पी कौन है यहाँ पे, पी देखिए ये वाला है, इसका नाम क्या है, ए बी। क्या नाम है, ए बी। तो देखिए पी की जगह पे लिख दिए ए बी का स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। बी कौन है यहाँ पे, बी है नीचे वाला, नीचे वाला कौन है, ओ ए, कौन है, ओ ए। तो देखिए बी की जगह पे क्या लिख दिए, ओ ए, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। चलिए ओबी स्क्वायर है तो ओबी स्क्वायर, सेम टू सेम इसी का मान निकालना है। एबी का मान कितना दिया है, देखिए एबी का मान दिया है 20, कितना दिया है 20। तो एबी की जगह क्या लिख देंगे, एबी की जगह लिख देंगे 20, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ओ ए का मान कितना दिया है, ओ ए का मान देखिए, ओ ए का मान कितना दिया है 20। तो ओ ए की जगह अभी क्या लिख देंगे 20, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। देखिए ओबी का, एबी का मान कितना दिया था 20, ठीक है, इस कारण से यहाँ 20 लिखा गया। ओ ए का मान भी 20 दिया है, इस कारण से 20 लिखा जा रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ओबी का स्क्वायर तो ओबी का स्क्वायर रहेगा ही, और 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, 20 गुना 20 कितना होता है 400, बीच में प्लस है तो प्लस, और 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, 20 गुना 20 कितना होता है 400, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए 400 400 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 800 हो गया। जो ये स्क्वायर था बराबर के स्क्वायर आगे क्या बन गया, रूट। स्क्वायर इस साइड लाने से, बराबर के स्क्वायर लाने से क्या बन जाता है, रूट। तो देखिए स्क्वायर इस साइड आके क्या बन गया, रूट। समझ में आ रहा है। चलिए, और बराबर के स्क्वायर क्या बचा, ओ भी बचा। देखिए हम 800 को लिख सकते हैं 2 गुना 400, 2 गुना 400 करने से भी क्या होगा, 800 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण है, देखिए 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है। 400 का रूट कितना हो गया 20, यानी 400 निकल गया बाहर, 400 के बदले क्या लिख दिए 20, और यहाँ कौन अंदर में रह गया, अंदर में 2 रह गया, और रूट है तो रूट रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ओबी का मान कितना आ गया, ओबी का मान आ गया 20 रूट 2 आ गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखिए ओबी क्या है, ओबी जो है ना त्रिज्या है चतुर्थांश का। तो अतः चतुर्थांश का त्रिज्या आर, आर से दिखाते हैं त्रिज्या को, आर बराबर कितना आ गया 20 रूट 2 आ गया, ठीक है। तो त्रिज्या आ गया। तो अब क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, छायांकित भाग कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है, ये यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इस बार पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, इस वर्ग को घटा देंगे। अगर इस वर्ग को घटा देंगे इसका मतलब क्या, इसको काट के हटा देंगे। अगर इसको काट के अगर हटा देंगे तो क्या बचा, बस
ये रंगीन भाग बच गया, ठीक है ना। तो इस वर्ग को हम अगर घटा देंगे चतुर्थांश से, यानी कि घटा के हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ये जो आपका रंगीन भाग है यानी छायांकित भाग है वही बचेगा। तो चलिए वैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इसको वर्ग को हटा देंगे तो क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। चलिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 1/4 है तो 1/4, और पाई की जगह क्या लिखेंगे, 3.14। आर स्क्वायर है तो आर का मान लिखेंगे। देखिए आर का मान कितना है, 20√2। तो देखिए आर की जगह पे लिख देंगे 20√2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और भुजा का मान कितना है, देखिए भुजा का मान, ये जो वर्ग का भुजा का मान कितना है, 20 है। तो इसलिए भुजा की जगह कितना लिख देंगे, 20, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया क्या बात। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ देखिएगा, देखिए दशमलव के पीछे में कितना संख्या है, 2 संख्या है। तो दशमलव के पीछे में 2 संख्या है, तो नीचे में जैसे ही हम 2 ठो 0 और 1 ठो 1 लिख देंगे, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। दशमलव के पीछे में 3 संख्या रहता तो 3 ठो 0 लिख देते, 1 ठो 1 लिख देते, दशमलव हट जाता। समझ में आगे बात। दशमलव के पीछे में 10 ठो संख्या रहता तो नीचे में 10 ठो 0 और 1 ठो 1 लिख देते, दशमलव हट जाता। तो बात समझ में आया, इस प्रकार से दशमलव हटाते हैं। तो चले, जैसे ही 100 लिख दिया, नीचे में दशमलव हट गया, और बाकी बात क्या बचा, बाकी बात बचा 1/4, तो 1/4 बचा, और यहाँ पे बचा 314 बचा, और नीचे में 100 तो 100, ठीक है। अब देखिए 20√2 का स्क्वायर मतलब क्या, 20√2 का स्क्वायर मतलब क्या, 20 गुना 20, और √2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 2 बार गुना में लिखना है। तो देखिए 20 को 2 बार गुना में लिख दिए, और √2 का स्क्वायर मतलब √2 को भी स्क्वायर में लिख देना है 2 बार। तो 2 बार यहाँ ना लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर लिख देंगे बस, ठीक है, √2 का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आया, क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसको 2 बार क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर से इसका ये रूट कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, इस प्रकार से कट गया रूट। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे का 1 ठो 0, ऊपर का 1 ठो 0 कट गया। उसी तरह से और ऊपर का 1 ठो 0, नीचे का 1 ठो 0 के साथ क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे भी 2 बचा, ठीक है। और 20 का स्क्वायर मतलब क्या, 20 गुना 20। समझ में आ रहा है, चल ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको अगर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 से काटेंगे तो इसमें कितना आएगा, 15, मतलब 157 आएगा, मतलब 157 आएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो इसको, और इसको 2 से काट दिए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ऊपर में 1, नीचे में 2 बचा। देखिए ऊपर में 1, नीचे में 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 157 बचा। ये गुना है तो गुना। अब देखिए कितना ठो 2 बचा, यहाँ पे 1 ठो 2 बचा, यहाँ पे 1 ठो 2, और यहाँ पे 1 ठो 2, 3 ठो 2 बचा। तो देखिए 1 2 3, 3 ठो 2 लिख दिए, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस, और 20 और 20 को गुना करने से कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे का 2 और ऊपर का 2 क्या हो गया, कट गया। और ये 1 और 157 गुना होगा तो 1 और 157 गुना होगा तो 157 एकम 157, ठीक है। और बीच में गुना है तो गुना, और क्या बचा यहाँ पे, 2 और 2 बचा, 2 और 2 गुना करेंगे कितना हो गया, 4, बीच में माइनस है तो माइनस, और 400 तो 400। ये दोनों गुना करेंगे आएगा 628, बीच में माइनस है तो माइनस, 400 में 400 है तो 400, इस दोनों को घटाएंगे, 628 और 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 228, ठीक है। और वर्ग, जब भी हम क्या करते हैं, किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर सेंटीमीटर में रहता है तो क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। चलिए ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 47, ठीक है। ये रहा 47, ये इजी है, ठीक है, और इंपोर्टेंट भी है। तो देखिए क्या बोलता है 47 नंबर में, द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है का विवेकतर मूलों की प्रकृति तथा
द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल भी निकालना है, विवेक्तर निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, फिर द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो चलिए चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। बहुत ही आसान है, अब सेम सेम सवाल ही रहेगा, बस खाली संख्या और समीकरण बदले रहेगा। तो आप एक सवाल को बढ़िया से देखिए, अब बाकी बात सवाल को भी बनाने सक जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसलिए पूरा डीपली बताया जा रहा है, क्योंकि एक सवाल को देखिएगा तो एक पार्ट का पूरा आप अलग सवाल को बना सकते हैं। चलिए हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी समीकरण यहाँ था उसको लिख दिए। आप याद रखिए मेरे बात को कि जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको बोलते हैं ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ए, और एक्स के आगे में जो रहता है, एक्स के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं बी। और जो सिंगल में रहता है, देखिए एक्स वाई की कोई लगा हुआ है क्या इसके साथ, नहीं ना। जो सिंगल में रहता है, एक्स लगे नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं सी। तो समझ में आ गया बात। तो हम लोग को विवेक्तर निकालने बोला है, तो विवेक्तर को हम किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, विवेक्तर को डी से दिखाते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, देखिए बी की जगह पे ये जो सात है ना, सात के आगे जो भी साइन है उसको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो बी को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बी को लिखेंगे -7, क्योंकि जो माइनस है आगे में तो माइनस को भी लेना है, ठीक है। तो चलिए बी के जगह पे बी का मान लिख दे रहे हैं, बी की जगह पे बी का मान कितना लिख दिए -7, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए के जगह क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 2 है, तो ए के जगह पे कितना लिख दिए 2, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है ब्रैकेट है। और सुने सी का मान कितना है, सी का मान है देखिए 3 है, तो सी की जगह पे क्या लिख देंगे, सी की जगह पे लिख दिए 3। बात समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 7 का स्क्वायर मतलब क्या, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 कितना होता है 49 होता है। आप याद रखिएगा मेरे बात को कि कभी भी ऊपर में स्क्वायर रहेगा और अंदर में माइनस रहेगा, कभी भी स्क्वायर रहेगा और अंदर में माइनस रहेगा, तो ये जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। इस कारण से ये जो अंदर का जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो बीच माइनस है तो माइनस, 4 दूने 8 हो गया। देखिए ब्रैकेट को हटा के क्या लिख दिए गुना, तो ब्रैकेट को हटाने से क्या आ जाता है गुना, 3 है तो 3, 4 दूने 8 हो गया तो 8 लिख दिए। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर 8 दिए कितना हो गया 24, और इधर कौन है 49, बीच में माइनस है तो माइनस, 49 में 24 घटाएंगे कितना बचा 25, और डी का मान हो गया कितना 25। देखिए डी का मान जो है ना 0 से क्या है, 0 से बड़ा है। डी का मान 0 से बड़ा होने से क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा होने से क्या होता है, अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा होने से, ये 25 है, 25 है मतलब 0 से बड़ा है। चलिए तो क्या होगा मूलों की प्रकृति, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक एवं असमान, क्या होता है वास्तविक एवं असमान मूलों की प्रकृति निकलता है, ठीक है। वास्तविक एवं असमान मूलों की प्रकृति निकलता है। ये पहला काम पूरा हो गया। अब निकालेंगे हम लोग, ये दूसरा काम भी पूरा हो गया, मूलों की प्रकृति लिख दिए। अब तीसरा काम करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालेंगे। चलिए चालू करते हैं, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा, तो द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। बहुत आसान है, बस दिखने में हार्ड लग रहा है। देखिए कैसे बनाते हैं, आसान है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये किसके साथ बराबर होता है, डी के साथ बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे डी का मान लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। तो ये वाला और ये डी क्या होता है बराबर होता है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम डी का मान लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, डी का मान लिख सकते हैं। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। इसलिए जो डी का मान यहाँ पे है उस डी का मान को यहाँ पे क्या कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख देंगे, डी का मान लिख दिए, ठीक है। क्योंकि देखिए डी और बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों बराबर होता है, इसका मतलब जो डी का मान होगा वही वाला इसका भी मान होगा, ठीक है। इस कारण से जहां पे ये लिखा है उस जगह पे डी का मान रख दिए, रूट है तो रूट लिख दिए। ध्यान दीजिएगा आगे। और देखिए आगे में माइनस है तो आगे में माइनस, और b का मान कितना है, b का मान कितना है
बी का मान है -7, तो बी की जगह कितना लिख दिए, बी की जगह पे लिख दिए -7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे ये जो आगे माइनस है ये तो फॉर्मूला का माइनस है, और ये जो 7 के साथ जो माइनस है वो क्या है, बी का ही माइनस है। दिख रहा है ना, बी का ही माइनस है। तो देखिए आगे फिर बीच में आगे क्या है, प्लस माइनस है, तो बीच में प्लस माइनस लिख दिए। आगे 2 है तो 2, फिर ए का मान कितना है जी, ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है 2, तो ए की जगह कितना लिख दिए, ए की जगह पे लिख दिए 2। बात समझ में आ गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए माइनस और माइनस को गुना कर दिए, कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और प्लस माइनस तो प्लस माइनस। देखिए 5 का रूट कितना होता है, 5 का रूट जो है ना, 5 का रूट कितना होता है, 5, सॉरी 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। 25 का रूट कितना होता है, 5, और 2 और 2 गुना करेंगे कितना हो गया, 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें 2 साइन लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों साइन लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं, x है तो x 7, एक बार प्लस में लिखेंगे प्लस, फिर 5 है तो 5, नीचे 4 है तो 4। समझ में आ गया। और देखिए जोड़ते हैं, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 12, नीचे में 4 है, काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, x का मान कितना आ गया 3। फिर एक बार प्लस में लिए, अब एक बार क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो x है तो x, फिर 7 है तो 7, फिर बीच में ये जो माइनस है इसको लेंगे अभी माइनस, फिर 5 है तो 5, नीचे में 4 है तो 4। ठीक है, तो 7 में 5 घटाएंगे कितना बचा, 2 बचा, नीचे में कितना बचा है 4। तो काटेंगे, देखिए 2 का 12 से, 2 का 12 में 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना आ गया हम लोग का x का मान 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से ये जो निकला है x का मान, यही है मूल। क्या है, मूल। ठीक है, इसी को बोलते हैं मूल, और यही हो गया आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और ध्यान दीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, इतना बढ़िया से बताया जा रहा है, सबसे इजी तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48। देखिए 48 नंबर सवाल है, बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बीच में आ गया है ये वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना आपका जब बनाते समय ही आ गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करना है, अनुपात को बराबर दिखाना है। अनुपात मतलब देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ लास्ट में, इस प्रकार से बराबर दिखाना है। जैसे कि एडी, एडी कहाँ पे दिख रहा है आपको, एडी यहाँ से यहाँ तक का एडी है, और बीडी दिख रहा है आपको, ये वाला बीडी है। ये दोनों का जो भुजा है, ये दोनों भुजा को क्या दिखाना है, बट्टा में दिखाना है। हाँ, ये दोनों जो ये भुजा, इसका नाम एडी है, और इसका नाम क्या है, बीडी। ये एडी और बीडी को क्या में दिखाना है, बट्टा में दिखाना है। और इस साइड का जो बट्टा होगा ये किसके साथ बराबर होगा, इस साइड का बट्टा है वो किसके साथ बराबर होगा, ए, और इस साइड में जो है भुजा कौन है, ई सी। ये दोनों भुजा का जो बट्टा होगा, इस दोनों भुजा का जो बट्टा होगा, इस भुजा का बट्टा के साथ में क्या होगा, इस साइड का जो भुजा का बट्टा है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा बोल के सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ सिद्ध किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कैसे करके सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, एक चित्र बनाएंगे, इसको देख लीजिए, चित्र को अच्छा से बना लीजिए। यहाँ पे क्या है, एफ है, क्या है, एफ है, यहाँ पे क्या है, जी है, और इस प्रकार से क्या किया गया है, खींचा गया है, देख रहे हैं, इस प्रकार से खींचा गया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का है। कितना डिग्री कौन है यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, समकोण बना है, क्या बना हुआ है, समकोण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। हाँ, तो इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है, जी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से लंब खींचा गया है, और यहाँ से भी ये जो ई बिंदु से भी क्या किया गया है, लंब खींचा गया है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से है। आगे तो इस प्रकार से थोड़ा सा फिगर में डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं, इसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस प्रकार से फिगर था। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, क्या दिया है जी, ये बीसी समांतर है, ये समांतर का साइन है। ठीक है, बीसी समांतर है किसके साथ, डीई के साथ। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो नीचे में है
लकीर का नाम क्या है, BC। ये समांतर है किसके साथ, DE के साथ। दिख रहा है आपको ये लकीर, इसका नाम है DE। ये दोनों ऊपर और नीचे का जो लकीर है वो दोनों क्या है, आपस में समांतर है। ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको याद करके रखना है, प्रमेय का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि वैसे याद करके रखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, दिया तो ये वाला है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा BD, सॉरी AD बटा DB होता है बराबर में AE बटा EC होता है। इस प्रकार से सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इस चित्र में कुछ रचना करना पड़ेगा, क्योंकि जो चित्र दिए रहता है उस चित्र में अगर कोई चीज जरूरत पड़ता है इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, अपने खुद से उसके ऊपर, चित्र के ऊपर में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। उस मॉडिफाई को बोलते हैं रचना, ठीक है। तो देखिए रचना क्या कर रहे हैं इसमें, EF क्या कर रहे हैं, देखिए EF दिख रहा है आपको यहाँ पे EF, ये EF क्या कर रहे हैं, लंब खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो EF लंब खींच रहे हैं, EF से लंब, EF क्या है, लंब है, किस पर लंब है, AB पर। किस पर लंब है, AB पर। देखिए ये जो EF है दिख रहा है आपको, EF क्या है, लंब है किस पर, ये AB लकीर पर लंब है, देख रहे हैं, AB लकीर पर क्या है, लंब है, ठीक है। लंब है मतलब क्या, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री कोण, ठीक है। कोई भी लंब होता है तो उसका कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। उसी तरह से और DG किस पर लंब है, DG लंब है AC पर। किस पर लंब है, AC पर, ठीक है। तो देखिए ये जो DG दिख रहा है आपको, DG ये जो है ना क्या है, एक लंब है, किस पर लंब है, देखिए ये AC पर लंब है, दिख रहा है आपको AC लकीर, इस लकीर पर लंब है, इस लकीर पर लंब है, मतलब यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे देखिए इस जगह पे कितना डिग्री कोण बनेगा, इस जगह पे बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। लंब है मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से यहां तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ इसके आगे देखते हैं, बड़े से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। और लिखते भी जाइएगा साथ में, हो सके तो रोक रोक के लिखते जाइए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ इसके आगे देखते हैं। चलिए रचना तो हो गया यहां तक। नेक्स्ट चलिए सबसे पहले दिया है लिखते हैं, फिर सिद्ध करना है लिखते हैं, अगर कोई रचना करना है तो उसके बाद उसको लिखते हैं, फिर फाइनली चालू करते हैं सिद्ध। तो सिद्ध करना चालू कर रहे हैं, क्या चालू करेंगे इसमें, त्रिभुज AED में AED और त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, CED लेंगे, क्या लेंगे, CED लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा AE, बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा कहां पे ले रहे हैं, देखिए तो हम लोग जो त्रिभुज ले रहे हैं AED कहां पे है, ए से कहां गया, ए से कहां गया, देखिए ए से कहां गया, E दिख रहा है आपको, ए से कहां जाएगा, E से कहां जाएगा, इससे जाएगा D, दिख रहा है आपको। ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ऊपर का ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज, ये काला कलर से बन गया, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। और कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, CED कहां पे है, CED चलिए बनाते हैं CED, चलिए CED, C से कहा गया, C से कहा गया E से कहा गया D, दिख रहा है, C से कहा गया E से कहा गया D। तो देखिए ये वाला त्रिभुज है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये त्रिभुज एक है देखिए ये त्रिभुज है CED, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को हम ले रहे हैं इस बार, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, दोनों को, ये दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखाएंगे, क्षेत्रफल को बट्टा में दिखाएंगे दोनों त्रिभुज का, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज AED और त्रिभुज CED, ये दोनों का क्षेत्रफल तो हम बट्टा में दिखाएंगे, चलिए तो दिखा देते हैं। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अगर इसका बट्टा में क्षेत्रफल को दिखा दिए हैं तो हम क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल निकालने का आगे में फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज AED ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज CED ये भी एक त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आगे में लिख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है।
हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 फिर आधार, आधार उसके गुना में क्या ऊंचाई, ठीक है। तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा ऊंचाई है कौन सा आधार है। इसके लिए देखिए सबसे पहली बात ए ई डी, कौन सा ए ई डी, ए ई डी में कौन सा हम लोग का आधार होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा आधार होगा, ये वाला जो ऊपर का जो काला वाला त्रिभुज है इसमें कौन सा आधार होगा, इसमें आधार होगा ए ई, कौन होगा ए ई। तो देखिए ये जो ए ई है ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। और इसमें लंब कौन सा होगा, लंब जो है ना, ये जो त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी का लंब कौन सा होगा, लंब हो जाएगा डीजी, कौन हो जाएगा डीजी। डीजी कहां पे है, देखिए ये जो डीजी दिख रहा है आपको, ये बीच में जो डीजी लकीर है, ये डीजी लकीर इसका क्या हो जाएगा, ये जो काला वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, जैसे कैसे जैसे बता रहे हैं उसको सुनिए, ये क्या है, इसका लंब है। तो लंब को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या लिख देंगे, डीजी लिख देंगे। समझ में आ गया बात को। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे में है सीईडी का क्षेत्रफल। तो सीईडी का क्षेत्रफल है, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां भी इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज सीईडी, देखिए ये है सीईडी, ये जो आपको पीला कलर से दिखाया गया है सीईडी, यही वाला है आपका। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है क्षेत्रफल में, 1/2 गुना आधार, आधार क्या है यहाँ पे, देखिए आधार जो है ना इसका क्या है, सीई दिख रहा है आपको, ये सीई जो है ना इसका क्या है, आधार है। इस त्रिभुज का क्या है, आधार है, आपको बढ़िया से याद रखना है। तो सीई और डीजी, डीजी देखिए ये जो त्रिभुज है इसका भी जो लंब है ना, ये डीजी ही है, क्या है डीजी, इसका भी लंब है, तो याद रखिएगा। तो लंब के जगह किसको लिख दिए, लंब के जगह या फिर ऊंचाई की जगह पे हम क्या लिख दिए, जो लंब है इसका उसको लिख दिए डीजी, ठीक है। आपको याद रखना है, जैसे को देख के बढ़िया से अभ्यास करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ऊपर का 1/2 नीचे का 1/2 के साथ क्या हो गया, कट गया, बार बार लिख के इसको अभ्यास कीजिए बढ़िया से, ठीक है। और ऊपर का डीजी नीचे का डीजी के साथ क्या हो गया, कट गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। तो क्या बच गया, त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल बराबर क्या बच गया, हम लोग का ऊपर में एई बचा और नीचे में क्या बचा, सीई बचा। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 1। फिर अब कौन सा त्रिभुज को लेंगे, एडीई, एडीई कौन सा है, एडीई, सेम टू सेम यही वाला ऊपर का जो काला त्रिभुज है वो वाला है। और उसके बाद कौन सा लेंगे, बीडीई, कौन सा लेंगे, बीडीई। समझ में आया आपको, बस खाली याद रखना है इतना कि ऊंचाई कौन सा होगा और इसका ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, उसको बस ध्यान देना है, बस इतना ही है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रमेय है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप कौन सा लेना है, चलिए उसको बनाते हैं। तो इस बार जो त्रिभुज लेना है उस त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं, चलिए से फटाफट से। चलिए क्या नाम है, बी डी ई, बी से कहा गया, बी से कहा गया डी, डी से कहा गया ई, देख रहे हैं, बी से कहा गया डी, डी से कहा गया ई। तो ये वाला त्रिभुज को अभी इस बार लेना है, और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को बट्टा में दिखाना है, ये दोनों त्रिभुज का, ये काला वाला त्रिभुज का और ये जो अभी पीला वाला त्रिभुज बना है उसका, ठीक है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल को भी दिखाते हैं। तो देखिए एडीई का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज बी डीई का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है, 1/2 आधार, आधार कौन है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का आधार कौन है, इस त्रिभुज का आधार कौन है, इस त्रिभुज का आधार कौन है, एडी, कौन है एडी। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें आगे पीछे लिखा गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा आगे पीछे लिखा गया है, थोड़ा देख लीजिए। तो इसका आधार है आपका ए ई था इसका, बस इसका ए, फिर इसका नीचे वाला का ए सी, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात सुनिए। तो ये जो त्रिभुज है कौन सा आधार में बना है, देखिए ये जो त्रिभुज है ना इसका आधार क्या हो जाएगा पूरा, ये जो एसी है ना, सॉरी
ए बी दिख रहा है आपका, ये ए बी आधार पर बना है। कौन सा आधार पर? ये ए बी लकीर पर बना है, तो इसका ये त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा, इस त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? ये पीला त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? एक मिनट ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये पीला त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? ये पीला त्रिभुज का जो आधार है वो क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीबी। और ऊपर का जो काला त्रिभुज का जो आधार है वो क्या हो जाएगा? देख रहे हैं काला त्रिभुज का आधार क्या है? काला त्रिभुज का आधार हो जाएगा एडी। क्या हो जाएगा? एडी। समझ में आ रहा है? ये अभी इस साइड का जो आधार है, इस साइड का आधार वाला को ले रहे हैं, तो देखिए ये जो काला वाला जो त्रिभुज है इसका आधार इस बार क्या हो जाएगा? इसका आधार जो ना ये वाला भुजा हो जाएगा जिसका नाम है एडी, ठीक है। और ये पीला वाला त्रिभुज का भी आधार क्या हो जाएगा? इस पीला वाला त्रिभुज का भी आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डीबी। दिख रहा है आपको? डीबी, ये वाला लकीर, ये वही हो जाएगा इसका आधार। आपको याद रखना है, तो आधार लिख दिए। अब आधार के बाद ऊंचाई लिखेंगे। देखिए आपको ट्रिक याद रखना है कि ऊपर वाला जो त्रिभुज का जो भी ऊंचाई होगा, नीचे वाला त्रिभुज का भी वही ऊंचाई होगा, ठीक है। और ऊपर वाला त्रिभुज का जो आधार होगा, जो लाइन, वही वाला नीचे वाला त्रिभुज का भी वही लाइन आधार होगा। देखिए ये लाइन में अगर आधार इसका है तो ये लाइन, ये त्रिभुज का भी क्या होगा? इसी लाइन में, देखिए यही लाइन में इसका आधार होगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं, सुनिए। तो इसका लंब क्या है? लंब जो है ना ई एफ है। क्या है? ई एफ। देखिए इस त्रिभुज को जब हम इस आधार को लेते हैं, इस आधार को लेते हैं, तो इसका जो लंब होता है कौन होता है? ई एफ। दिख रहा है आपको ये वाला ई एफ? ये जो ई एफ है ना, ये ई एफ क्या करता है? लंब के जैसे काम करता है। किसके लिए? ये काला वाला त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका लंब क्या हो गया? इसका लंब हो गया ई एफ। और जो नीचे वाला बी डी ई, इस त्रिभुज के लिए ये लंब है ना, ये लंब आपका, इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब किसको बोलेंगे? इस त्रिभुज का लंब जो है ना, इसी लकीर जो दिख रहा है आपको, क्या नाम है इसका? ई एफ। क्या नाम है? ई एफ। ये जो लंब है ना, यही लंब जो है ना इस त्रिभुज के लिए भी क्या करेगा? लंब के जैसे काम करेगा। तो लंब की जगह क्या लिख देंगे? ई एफ। समझ में आएगा बात को? तो ऊपर का 1/2, नीचे का 1/2 के साथ कट गया। ऊपर का ई एफ, नीचे का ई एफ कट गया, तो बचा क्या? एडी बचा। नीचे में क्या बचा? बीडी बचा। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, हाँ आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो क्या बोलते हैं उसको, सुनिए। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है? समांतर है। तो देखिए समांतर भुजा के बीच में क्या हो रहा है? ये त्रिभुज और ये जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज दोनों क्या हो रहा है? बन रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो समांतर भुजा के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2, जो भी क्षेत्रफल निकल रहा है समीकरण 1 में त्रिभुज का, और जो भी क्षेत्रफल निकला है समीकरण 2 में त्रिभुजों का, वो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या होगा? दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही आधार पर बना त्रिभुज, एक ही आधार पर बना त्रिभुज और समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। देखिए इस साइड का जब बनाया उस समय आधार कौन था? बस यही ई वाला लाइन था आधार। और इस साइड का जब त्रिभुज की बात कर रहे थे उस समय आधार कौन था? इस साइड का लकीर था, ई वाला, ठीक है। दिख रहा है आपको? इस साइड का लकीर था, तो ठीक है। तो एक ही आधार से बनता आ रहा है ये त्रिभुज सब। यहाँ पे एक ही आधार वाला है, यहाँ पे भी एक ही आधार वाला है, ठीक है। तो एक ही साइड का आधार है। तो इस प्रकार से एक ही साइड का आधार और जो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इस कारण से हम क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज BDE। BDE कहां पे है? BDE, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा किसके साथ? क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के साथ? त्रिभुज CED के साथ। CED का क्षेत्रफल के साथ दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है। देखिए एक बार चित्र को साफ करते हैं। चलिए ये साफ हो गया। तो ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके साथ बराबर हो जाएगा? ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के साथ बराबर हो जाएगा। देखिए कौन सा त्रिभुज? ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ बराबर हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है, दो समांतर रेखा के बीच में बन रहा है। इस कारण से इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर दिखा दिए और इसको समीकरण 3 मान लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या सिद्ध हो गया कि AD बटा BD और AE बटा EC, सॉरी ये वाला जो है ना, अब क्या हो गया, बराबर हो गया। और जो बराबर करने का बोला था ये बराबर हो गया। जैसे कि वैसे इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय है, तो परिमेय को जैसे कि वैसे याद रख लेना पड़ता है। ठीक है, आप समझ में आया किस प्रकार से करना है। तो देखिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 49। ये बहुत ही इजी सवाल है, देखते हैं ध्यान से। चलिए जल्दी देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम लोग सिद्ध करना है कि मीनार का ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है बोल के सिद्ध करना है। तो देखिए ये फिगर आपको दिए नहीं रहेगा, पहले तो ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये फिगर में देखिए ये जो सीधा है ये क्या है, मीनार है, और मीनार का ऊंचाई को हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। ठीक है, मीनार का ऊंचाई x मान लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे ना आपका मीनार से कोई 4 मीटर दूर में जब खड़ा होता है तो उसका उसका और इस मीनार का शिखर के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, थीटा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये मीनार है, इस मीनार से 4 मीटर दूर में खड़ा होकर कोई लड़का देखता है, कोई व्यक्ति देखता है किसको, मीनार का शिखर को। शिखर मतलब ऊपरी भाग को देखता है। तो ये लड़का और मीनार के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे बनता है थीटा का कोण बनता है। ठीक है, मान लेते हैं थीटा का कोण बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब ये लड़का क्या होता है, थोड़ा और आगे जाता है, यानी कि मीनार से 9 मीटर दूर जाके देखता है, मीनार से 9 मीटर दूर जाके देखता है किसको, आपका ये जो आपका मीनार का शिखर को देखता है। तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसका तो जो थीटा है वो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी थीटा है उस थीटा को क्या कर देंगे, 90 के साथ माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, 90 के साथ क्या कर देंगे, माइनस। अगर मानते हैं यहाँ थीटा का मान रहता है 30, तो इस कोण, यहाँ पे जो कोण दिया है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ का कोण निकालने के लिए 90 से माइनस कर देते, जैसे कि 90 माइनस 30 कर देते। 90 में 30 घटाएंगे तो कितना हो जाता, यहाँ पे 60 हो जाता है। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देने से क्या होता है, ये वाला कोण अगर दिया है तो ये वाला कोण क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, इस कारण से हम क्या किए, जैसे ही 9 मीटर आगे बढ़ जाएगा तो जो यहाँ पे कोण बन रहा है तो उसको मान लिए कि ये जो कोण है, इस कोण को क्या कर देंगे, 90 से घटा देंगे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो निकल जाएगा। समझ में आया। इस कारण से इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको आगे। ठीक है, इस प्रकार से करना होगा। अगर यहाँ 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा पता करने के लिए क्या करेंगे, 90 को किससे घटा देंगे, 60 से घटा देंगे, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग कोण निकालते हैं, इस कारण से इस प्रकार से किया गया है। तो आगे देखते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, x मान रहे हैं, मीनार का ऊंचाई क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं, ABC में। देखिए ये ABC, इस त्रिभुज को हम लेंगे अभी। तो देखिए क्या होता है इसमें, हाँ, तो देखिए जो सीधा सीधा लंब होता है यानी ऊंचाई होता है उसको क्या होते हैं P, और जो नीचे इस प्रकार से लकीर रहता है उसको क्या बोलते हैं B, और जो इस प्रकार से तिरछा लकीर रहता है उसको क्या बोलते हैं H। क्या बोलते हैं H। ठीक है, तो यहाँ पे मान किसका निकालना है उसको लेंगे, और जिसका मान दिया है उसको लेंगे। तो किसका मान निकालना है, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को किसका मान निकालना है, देखिए इसका मान निकालना है ऊंचाई का, ये क्या है P है, और किसका मान दिया हुआ है, देखिए B का मान दिया है तो B को लेंगे। तो आपको याद रखना है, एक जन जिसका मान लेंगे उसका मान निकालना होगा, और जिसका मान एक जन लेंगे उसको एक जन का मान दिया होगा। ठीक है, वैसे वाला मान को लेंगे। मेरे कहने का मतलब, जिसका मान निकालना है उसको लेंगे और जिसका मान दिया है उसको लेंगे, वो दोनों का बट्टा को लेंगे। ठीक है, तो P का मान निकालना है, B का मान दिया हुआ है। तो P और B का कौन सा संबंध होता है, तो P और B का संबंध होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है,
P बटा B, ठीक है। तो P कौन है, AB है, और B कौन है, BC है। देख रहे हैं ये BC कौन है, B, और AB कौन है, P। समझ में आ गया बात। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो AB है, AB को क्या मान है, x मान है, देख रहे हैं। तो AB की जगह क्या लिख देंगे, x। और ये जो BC है, BC का मान कितना है, देखिए BC का मान कितना है, 4। तो BC की जगह क्या लिख देंगे, ये BC की जगह क्या लिख देंगे, 4। तो और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा का मान, देखिए इस त्रिभुज में थीटा ही है, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, थीटा का मान थीटा ही है, तो इसलिए थीटा की जगह आप क्या लिख दिए, थीटा ही लिख दिए, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आगे फिर से देखिए, फिर से कौन सा त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी मिलेंगे। कौन सा त्रिभुज मिलेंगे, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी मिलेंगे। तो ए बी डी कहां पे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी डी, तो देखिए ए से कहा गया बी, ए से कहा गया बी, बी से कहा गया डी, यानी कि इस बड़ा त्रिभुज को लेंगे, इस बार बड़ा त्रिभुज को, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, जो सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं पी, और जो इस प्रकार से नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, भुजा को बी बोलते हैं, और तिरछा भुजा को क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। तो चलिए, तो ले लिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। क्यों पी बटा बी ले रहे हैं, क्योंकि पी का मान निकालना है और बी का मान क्या है, दिया है। तो वैसा मान को लेना है जिसका एक जन का मान दिए रहेगा और एक जन का मान निकालना रहेगा। तो बी का मान दिया है, पी का मान निकालना है, समझा। एक जन जिसका मान निकालने का रहेगा और जिसका मान दिए रहेगा, उस दोनों को लेना है, ठीक है। तो चलिए, पी और बी का क्या संबंध होता है, पी और बी का संबंध होता है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। पी कौन है यहाँ पे, ए बी, देख रहे हैं पी कौन है, ए बी, और बी कौन है, जो बी कौन है, देखिए बी में कौन है अभी इस बार, नीचे वाला देखिए ये कौन है, ये है बी डी। कौन है, बी डी, क्या चीज है, बी डी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ई बी की जगह क्या लिख दिए, बी डी लिख दिए, समझ आ रहा है। ध्यान दीजिएगा आगे, बी की जगह कौन है, बी डी है। और तो ध्यान सुनिएगा, देखिए थीटा की जगह क्या है, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा है। थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो ये थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा, ठीक है। बराबर है तो बराबर, ये ए बी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी की जगह एक्स लिख देंगे, और बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है 9, तो बी डी की जगह पे 9 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, सुनिए, हम जानते हैं कि कोई भी आपका साइन कोस इस सब में अगर क्या करते हैं, उसका जो थीटा है यानी कोण है, उस कोण को अगर जैसे ही हम 90 से अगर घटा देते हैं, जैसे कि बात करते हैं साइन 30 डिग्री है, तो अगर मानते हैं इसका कोण कौन सा है, 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री को जैसे ही हम क्या कर देंगे, साइन का 30 डिग्री को जैसे ही हम क्या कर देंगे, 90 से घटा देंगे, 90 से घटा देंगे साइन का जो कोण है उसको। तो साइन का कोण को जैसे ही हम 90 से घटा देंगे, तो साइन किस में बदल जाता है, कोस में बदल जाता है। 90 में से 30 घटाएंगे, कितना बचा, 60 बचा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, बदल जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए, टेन का थीटा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 90 से माइनस कर रहे हैं। तो जो भी कोण होता है, थीटा होता है या फिर कोण होता है, उसको हम जैसे ही 90 से घटा देते हैं, तो क्या होता है, इधर का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे टेन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का कोण को अगर 90 से घटाने से क्या होता है, टेन किस में बदल जाता है, टेन बदल जाता है किसमें, कोट में। किसमें बदल जाता है, कोट में, ठीक है। तो टेन का थीटा को किससे घटा दिए, 90 से। तो टेन का थीटा को 90 से घटाने के बाद क्या बन गया, कोट थीटा बन गया। यहाँ पे बराबर है तो बराबर, अब x बटा 9 है तो x बटा 9, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। क्या मान लीजिए, समीकरण 2। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है। तो समीकरण 1 का इस साइड में कौन है, टेन थीटा, और समीकरण 2 में इस साइड में कौन है, कोट थीटा। तो देखिए बराबर के इस पार में जो है उसको इस पार के साथ गुना करेंगे। तो देखिए गुना कर दिए, टेन थीटा गुना, बीच में डॉट दिख रहा है तो मतलब इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है, गुना। तो टेन थीटा गुना कितना हो गया, कोट थीटा। समझ में। तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आप बराबर के इस तरफ के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो बराबर के इस तरफ में क्या है, x बटा 4 है, देखिए x बटा 4 लिख दिए। और बराबर के इस पार में क्या है, x बटा 9 है, तो देखिए x बटा 9 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है,
टेन थीटा बराबर होता है 1/cot A। क्या होता है? 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा होता है। फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, इसलिए टेन थीटा की जगह क्या लिख दिए? 1/कोट थीटा। तो देखिए इसके जगह पे हम लिख दिए 1/कोट थीटा, बीच में गुना है तो गुना, यहाँ कोट थीटा है तो कोट थीटा, बराबर है तो बराबर। देखिए ऊपर को ऊपर के साथ गुना, एक्स और एक्स को गुना करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 4 और 9 को गुना करेंगे, 4 9 36। ठीक है, बात समझ आ गया? नीचे का कोट और ऊपर का कोट क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अब क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, इस साइड में एक बचा। देखिए इधर 36 है, इधर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, नीचे में है मतलब क्या में है? भागा में है 36, इधर आके किसके साथ गुना होगा? एक के साथ गुना होगा। तो इधर देखिए जैसे ही इसको इधर लेके आए एक के साथ गुना हो गया, 36 से कम 36 हो गया। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, देखिए जो स्क्वायर होता है उसको बराबर किस पर लाने से क्या हो जाता है? रूट बन जाता है। स्क्वायर को इस साइड लेके आने से क्या बन जाता है? रूट। तो देखिए ये स्क्वायर को हम इस साइड लेके आए तो क्या बन गया? रूट बन गया। ठीक है, बात सुनिए ध्यान दीजिएगा। चलिए 36 का रूट कितना होता है? 6, और इधर x बचा तो x। ठीक है, तो अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? मीनार का ऊंचाई जो है ना x माने थे, x का मान कितना निकल गया? फाइनली 6 मीटर निकल गया। समझ में आया होगा बात को? आपको देखिए रूट जो है ना 1 से 20 तक याद कर लेना है, 1 से लेकर 20 तक का रूट याद कर लेना है, आपको करना ही होगा। ठीक है, तब बहुत आसान से आपको गणित सब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 50। तो सवाल नंबर 50 ये रहा। सवाल नंबर 50 में चलिए चालू करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, 50 नंबर सवाल बोल रहा है एक ठोस एक अधगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको सुनिए। इसका जो आंसर निकालना है वो किसके पद में निकालना है? पाई के पदों में निकालना है, यानी कि पाई को हटाना नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए बात को सुनिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या किसका है? शंकु का है। ठीक है, सॉरी अधगोला का है। देखिए यहाँ पे देखिए बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सुनिए। एक ठोस एक अधगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो दिख रहा है आपको इस प्रकार का जो भी फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है, ये शंकु किस पर खड़ा है? ये दिख रहे हैं आपको, ये अधगोला के ऊपर खड़ा है, दिख रहा है, ये अधगोला है। क्या है? अधगोला। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में इस प्रकार से खड़ा है। इसका मतलब क्या? जो अधगोला का त्रिज्या होगा वही सेम टू सेम ये शंकु का भी त्रिज्या होगा। ठीक है, इस शंकु का त्रिज्या जितना है ये अधगोला का भी त्रिज्या उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का मुंह क्या हुआ है? एक ही जगह में इस प्रकार से ढका हुआ है, एक के ऊपर एक क्या हुआ है? ढका हुआ है। दिख रहा है ना, एक के ऊपर एक। शंकु का भी यहाँ पे मुंडी है और इस जगह पे अधगोला का भी मुंडी है। ठीक है, तो दिख रहा है दोनों का त्रिज्या क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक ढका हुआ है। ठीक है, चलिए तो त्रिज्या कितना दिया है? दोनों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका त्रिज्या यहां से यहां तक बना दिए और त्रिज्या कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर दिखा दिए। हाँ चलिए, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को कि अधगोला का त्रिज्या जितना रहता है, इस बात को हमेशा याद रखिए, अधगोला का त्रिज्या जितना होगा उसका ऊंचाई भी सेम टू सेम उतना ही होगा। अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर ही होगा। नया बात है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जितना होता है अधगोला का त्रिज्या उतना ही होता है अधगोला का ऊंचाई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका ऊंचाई भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक चीज और दिया है कि शंकु का ऊंचाई कितना होगा बोल के बोला है। शंकु का ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बोल दिया है यहाँ पे, देख लीजिए, उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। क्या चीज बराबर होगा? शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। तो शंकु का त्रिज्या कितना है? शंकु का त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या के बराबर होगा उसका ऊंचाई। तो देखिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई भी कितना होगा? इसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गया? आप देखिए आगे चलते हैं। दिया है अधगोला का त्रिज्या क्या मान रहे हैं? आर मान रहे हैं। अधगोला दिख रहा है आपको, अधगोला का त्रिज्या क्या मान रहे हैं? आर बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो है दिख रहा है आपको, शंकु की ऊंचाई को एच से दिखा रहे हैं, जिसका ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या, जो कि शंकु की त्रिज्या यहीं पे सटा हुआ है, इस कारण से इसको भी आर मान ले रहे हैं। ठीक है, आर से दिखा दें त्रिज्या को। तो शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना है? इसका भी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर ही है। दोनों एक ही जगह
एक ही जगह पूरा ढका हुआ है, तो दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम टू सेम होगा। एक अर्धगोला का है तो शंकु का भी एक होगा। तो देखिए, तो हम क्या करना है अभी, इस पूरा का क्या करना है हम लोग को, ये पूरा जो है ना शंकु और अर्धगोला, इन दोनों मिलके क्या बना रहा है, मिलके एक ठोस पदार्थ बना रहा है, ठीक है। तो इस ठोस पदार्थ का क्या निकालना है, आयतन, आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे अर्धगोला जुड़ा है, यहाँ पे देखिए अर्धगोला जुड़ा है तो अर्धगोला का आयतन को लिखेंगे, प्लस यहाँ शंकु एक जुड़ा हुआ है तो शंकु का आयतन को लिखेंगे। दोनों का आयतन को मिला देंगे, अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ का आयतन आ जाएगा, समझाया। क्योंकि अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है ये वाला ठोस पदार्थ, तो अर्धगोला का और शंकु का आयतन को दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, इस जो पदार्थ है ठोस पदार्थ उसका आयतन आ जाएगा। देखिए, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों को मिला देंगे तो देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, प्लस है तो प्लस, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 2/3 है तो 2/3, पाई है तो पाई, आर का जगह कितना लिखेंगे, आर का मान कितना है, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, अर्धगोला का त्रिज्या है 1, तो आर की जगह कितना लिखेंगे 1, ऊपर में 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 1/3 तो 1/3, पाई है तो पाई। और देखिए शंकु का त्रिज्या कितना है, शंकु का त्रिज्या भी 1 है, दिख रहा है, तो शंकु का त्रिज्या की जगह भी 1 लिखेंगे, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। एच की जगह कितना लिखेंगे, देखिए एच मतलब ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, तो शंकु का ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे 1, समझ आया। चलिए बात को सुन ध्यान दीजिएगा आगे। हाँ, 2/3 है, 2/3 लिख दिए, पाई है तो पाई, 1 का क्यूब मतलब क्या, 1 को 3 बार गुना करना है, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 ही हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, 1/3 है तो 1/3, और देखिए पाई है तो पाई, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे जो 1 है उसको लिख दिए सेम टू सेम। सुनिए, 2 और 1 को गुना करेंगे, बीच में ब्रैकेट है मतलब क्या है, गुना है, 2 एकम 2 हो गया, बीच में पाई है तो पाई, 3 है तो नीचे में 3, प्लस है तो प्लस, देखिए 1 गुना 1 1 हो गया, फिर 1 को फिर 1 के साथ गुना कर देंगे, 1 गुना 1 1 हो गया, और 1 को फिर से 1 के साथ गुना कर देंगे तो 1 एकम 1, ठीक है, 1 हो गया, फिर 1 को फिर पाई के साथ गुना कर देंगे, पाई एकम पाई, समझ में आया, कुछ नहीं, पाई को पाई ही हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 3 है तो 3, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नीचे नीचे देखिए सेम सेम है, नीचे नीचे में सेम सेम है, अगर जो भट्टा वाला जो भी जोड़ होता है या घटा होता है, नीचे वाला अगर सेम सेम होता है, नीचे नीचे सेम होता है, तो उसके बदले में क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और ऊपर में जैसे है वैसे के वैसे लिखते हैं, 2 पाई तो 2 पाई, प्लस है तो प्लस, पाई है तो पाई, समझ में आ गया। नीचे नीचे सेम सेम होने से उसके बदले में एक बार, और 2 पाई है तो ऊपर में जैसे रहेगा वैसे के वैसे, 2 पाई है तो 2 पाई, प्लस है तो प्लस, और पाई है तो पाई, समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। हाँ, 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 1 पाई है, 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, नीचे में क्या है 3 है, समझ में आ रहा बात को। चलिए, ऊपर का 3 नीचे का 3 कट गया तो बचा क्या, पाई, ठीक है, तो पाई बचा। ये जो है ना आयतन है, क्या है आयतन, क्या निकाल रहे हैं आयतन। तो कभी भी अगर आयतन आप निकालते हैं तो सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, आयतन निकालने से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मीटर में आपको दिया है मान, देखिए मीटर में दिया रहता तो अब अगर आप आयतन निकालते तो मीटर क्या हो जाता, मीटर क्यूब हो जाता, समझ में। तो इसी कारण से ये जो सेंटीमीटर में मान दिया है तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आंसर जो निकला सेंटीमीटर क्यूब हो गया, समझ में। पाई के पदों में निकालना था तो आंसर कितना आ गया, इसका पूरा का आयतन कितना आ गया, पाई, समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर, समय जरूर हो रहा है बस, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए सुनिए। अब देखिए अगला है, अगला सवाल 51 नंबर सवाल। तो 51 नंबर सवाल करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। 51 नंबर सवाल भी बहुत ही आसान है। अब इसी सवाल में क्या करेगा, खाली बस यहाँ पे जो 20 रुपया दिया है ना प्रति लीटर दर, प्रति लीटर दर, इस चीज को खाली चेंज करेगा बस। आपको अगर चेंज करेगा क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से देखिए, समझिए और सुनिए। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर है, तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, 20 रुपया प्रति लीटर की दर से
इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम लोग क्या करना है, इस बर्तन में कितना ज्यादा हम लोग दूध भरेंगे, उस दूध का पूरा, अगर इस बर्तन को क्या करेंगे, दूध से भर देंगे तो इस बर्तन में कितना लीटर दूध अटेगा, और उस दूध को बेचने से 20 रुपया लीटर करके बेचने से उसमें कितना पैसा आएगा, उसको हम लोग को निकालना है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, इस बाल्टी जो है ना, जो भी यहाँ पे बाल्टी है, इस दिख रहा है आपको, इस प्रकार का जो बाल्टी के आकार का जो भी है, इसका आयतन निकाल देंगे। आयतन निकाल देंगे तो क्या पता चलेगा, जो भी आयतन होगा उतना ही तो दूध होगा। समझ में आ रहा है? जिस आयतन मतलब क्या, अंदर का जगह, जितना अंदर का जगह होगा उतना ही तो दूध आटेगा। ठीक है, आयतन मतलब होता है अंदर का जगह। तो इसका क्या करेंगे, इस जो बर्तन है, इस बर्तन का क्या करेंगे, अंदर का जगह को निकालेंगे। अंदर का जगह को निकालने से क्या पता चल जाएगा कि दूध उसके अंदर कितना अटेगा, वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं काम चालू। देखिए, निचला वाला जो भाग है ये तो छोटा है, तो इसका त्रिज्या किससे दिखा रहे हैं, छोटा वाला आर से। और ऊपर वाला भाग जो है देखिए बड़ा है, इसलिए इसका त्रिज्या किससे दिखा रहे हैं, बड़ा वाला आर से। और जो इसका ऊंचाई है, ऊंचाई को किससे दिखा रहे हैं, एच से दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए त्रिज्या भी पहले से दिया हुआ है, छोटा वाला को क्या मानेंगे, इस छोटा वाला त्रिज्या को 8 मानेंगे, और ऊपर का जो बड़ा वाला जो भाग है उसका त्रिज्या क्या मानेंगे, 20 मानेंगे। ठीक है, देखिए दिया है बड़ी त्रिज्या आर बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा जो भाग है उसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और छोटी त्रिज्या का मान कितना माने हैं, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, इस शंकु का छिन्नक के आकार का, शंकु के छिन्नक के आकार का इस चित्र का कितना ऊंचाई है, 16 सेंटीमीटर। आपको चित्र दिया नहीं रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो अच्छा से देखिए, याद कर लीजिए चित्र को साथ ही साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो शंकु का छिन्नक का आयतन, तो शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर प्लस बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर दोनों का गुना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1/3 है तो 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, एच का मान कितना दिया है 16, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, आर का मान कितना दिया है 20, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, छोटा वाला आर का मान कितना दिया है 8, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखिए बड़ा वाला आर का मान कितना है 20 और छोटा वाला आर का मान कितना है 8। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 1/3 है तो 1/3, 22/7 तो 22/7, 16 है तो 16। देखिए 20 का स्क्वायर मतलब क्या, 20 गुना 20, 20 गुना 20 कितना होता है 400, प्लस है तो प्लस। 8 का स्क्वायर मतलब क्या, 8 गुना 8, 8 गुना 8 कितना होता है 64, प्लस है तो प्लस। और 20 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 624 हो जाएगा, 624 हो जाएगा। देखिए नीचे का 3, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे का 3 और ऊपर का 624 को काटेंगे तो क्या होगा, नीचे का 3 और 624 को काटेंगे तो ऊपर में क्या आएगा 208 आएगा। ठीक है, 208 आएगा ऊपर में। अब ध्यान दीजिएगा नीचे, देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को हम 22 के साथ गुना कर देंगे, 22 से कम 22 हो गया। नीचे में 7 था तो 7, गुना में 16 था तो गुना में 16। यहाँ पे कितना था 208 था, 208 लिख दिए। अब देखिए काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो गया, और 7 से अगर काटेंगे 208 को, अगर भाग जानते हैं तो भाग कर लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं काटने तो इस 7 से काटेंगे 208 को तो कितना होगा 19.71 होगा। ठीक है, अच्छे से काट लीजिएगा। चलिए, तो 22 है तो 22, गुना में 16 तो गुना में 16, इसको काटे हैं, जो बचा है सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए 16 और 22 को गुना करेंगे कितना हो गया 352 हो गया। और यहाँ पे देखिए गुना है तो गुना क्या चीज है, गुना में 29.71 तो 29.71। ठीक है, और फाइनली इस दोनों को गुना कर देंगे, 352 और 29.71 को दोनों को गुना कर देंगे तो फाइनली इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, इतना हो जाएगा। चलिए बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये जो है ना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सॉरी आयतन निकाल रहे हैं, इस कारण से सेंटीमीटर में मान दिया है, और जो भी आयतन निकला उसके पीछे तरफ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। समझ आया क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर किस में बदल जाता है, जब आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है उसको हम पहले लीटर में बदलेंगे। क्या हम बदलेंगे, लीटर में। क्यों लीटर में, क्योंकि देखिए इस बर्तन का जितना अंदर में जगह होगा उतना ही तो दूध आटेगा। ठीक है, तो इसका अंदर का जगह पता चल गया। अब इसको क्या बदलना है, खाली दूध का आपका लीटर में बदलना है। ठीक है, बस इसको लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को
लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको 1000 से भाग दे देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब में जो भी मान रहता है उसको 1000 से भाग दे देने से क्या बन जाता है, लीटर बन जाता है। तो चलिए जो भी यहाँ मान था उसको किससे भाग कर दिए, देखिए 1000 से भाग कर दिए। तो ये जो मान था सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि इस बर्तन का आयतन था वो किस में बदल गया, जो दूध कितना अटेगा, दूध का जो मात्रा होगा इस बर्तन के अंदर में, उसका मात्रा का यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, वो लीटर में बदल जाएगा जैसे ही 1000 से भाग करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इस मान को क्या कर रहे हैं, 1000 से भाग कर दे रहे हैं। तो भाग करने के बाद देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है, नीचे में देखिए कितना है, 3 ठो जीरो है, तो ऊपर में ये दशमलव क्या होगा, 3 संख्या आगे बढ़ेगा। कितना संख्या आगे बढ़ेगा, 3 संख्या आगे बढ़ेगा, ठीक है। नीचे में 3 ठो जीरो है तो क्या होगा, दशमलव 3 संख्या आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यानी कि 4 के आगे में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 3 ठो संख्या, 3 ठो जीरो को हटा देंगे नीचे से, तो ये दशमलव क्या होगा, 3 संख्या आगे आ जाएगा। देखिए जैसे ही नीचे एक का जीरो को हटा दिए 3 ठो, तो ये जो दशमलव है 3 संख्या आगे आ गया, ठीक है। तो आगे आने के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से हो गया 4.572। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, कि ये जो दशमलव के पीछे बहुत छोटा छोटा संख्या है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 ही संख्या को लिए हैं, दशमलव के बाद 2 ही संख्या को लिए हैं, बाकी वाली संख्या सबको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया इतना 10.45 लीटर, इतना ज्यादा जो दूध है क्या होगा, इस बर्तन के अंदर अटेगा। इसका इतना अगर आयतन है तो इसका अंदर में दूध कितना अटेगा, 10.45 लीटर अटेगा, 10.45 लीटर अटेगा। तो देखिए 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 20 रुपया। तो 10.45 का 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, तो गुना कर देंगे 20 के साथ। 10.45 को किसके साथ गुना कर देंगे, 20 के साथ गुना कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा कि 10.45 लीटर जो दूध अट रहा है उसका दाम कितना मिलेगा। तो इसको दोनों गुना कर देंगे, कितना आएगा, 209 रुपया आएगा। तो इस बर्तन में जो भरा हुआ दूध जो है उसको बेचने से कितना आएगा, 209 रुपया आएगा। समझ आया होगा। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 52, जो कि लास्ट सवाल है। देखिए समय तो लगेगा क्योंकि सब्जेक्टिव है, एक एक चीज को बढ़िया से डीपली बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इधर उधर बताया जा रहा है। जो भी है एग्जाम में आप इसको लिखिएगा तो पूरा बढ़िया से आपको नंबर मिलेगा, उस प्रकार से बताया जा रहा है। नोट एकदम A1 क्वालिटी का दिया जा रहा है, तो बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ऐसे नहीं कि इधर उधर से थोड़ा सा आंसर निकाल दिया जा रहा है। तो आप देखिए इसी कारण से लेट होता है, बात को सुनिए अच्छा से, अगर बनाइएगा तो लेट तो जरूर से होगा। देखिए 52 नंबर देखिए, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्गांतराल दिया है यहाँ पे, बारंबारता दिया है यहाँ पे। तो बहुलक में मेन चीज क्या होता है, बारंबारता। बारंबारता देख लिए, आप समझ गए तो आप समझ गए पूरा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही इजी है। तो एक तरफ लिखेंगे वर्गांतराल, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। तो बहुलक में क्या देखते हैं, बारंबारता को देखते हैं, बारंबारता से ही सब काम चालू होता है, ठीक है। देखिए बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, सबसे बड़ा बारंबारता देखो 15 है, ठीक है। सबसे बड़ा बारंबारता को क्या मानते हैं, F1, क्या मानते हैं, F1, ठीक है। और सबसे बड़ा बारंबारता के ठीक ऊपर वाला को क्या मानते हैं, F0। याद रखिएगा क्या बोले, सबसे बड़ा बारंबारता को क्या मानना है, F1, और सबसे बड़ा बारंबारता को क्या मानना है, F1। तो सबसे बड़ा बारंबारता 15 है, तो 15 को F1 मान लिए। और सबसे बड़ा बारंबारता के ठीक ऊपर वाला को क्या मानना है, ठीक ऊपर वाला को F0। और सबसे बड़ा वाला जो बारंबारता है उसका ठीक नीचे वाला को क्या मानना है, ठीक नीचे वाला को मानना है F2। क्या मानना है, F2 मानना है। क्या मानना है, F2 मानना है। समझा गया, F2 मानना है। यहाँ पे F1 ही लिखा गया था, लेकिन F2 मानना है, ठीक है। बारंबारता के सबसे बड़ा बारंबारता के ठीक नीचे वाला क्या मानना है, F2, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए आगे देखिए, और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये जो सबसे बड़ा बारंबारता है ना, इसका जो वर्गांतराल है, इस वर्गांतराल को क्या बोलते हैं, इसी वर्गांतराल को बोलते हैं बहुलक का वर्गांतराल, ठीक है। देखिए तो बहुलक का वर्गांतराल, ठीक है, यहाँ पे वर्गांतराल लिखना चाहिए था, ठीक है। तो बहुलक का वर्गांतराल कौन है, जो सबसे ज्यादा हम लोग का बारंबारता में जो होता है उसके सीधा में जो वर्गांतराल होता है वही होता है बहुलक का वर्गांतराल, ठीक है। तो सबसे बड़ा बारंबारता कितना है, 15। तो 15 के सीधा में जो वर्गांतराल होगा वो क्या होगा,
वो होगा बहुलक का वर्गंतराल। याद रखिएगा, सबसे बड़ा बराबरता जो भी होता है उसके सीधा में जो वर्गंतराल होता है उसी वर्ग अंतराल क्या बोलते हैं, बहुलक का वर्गंतराल। तो देखिए सबसे बड़ा जो है उसका सीधा में क्या है, वर्गंतराल 30, 30 और 40 से, तो ये हो गया बहुलक का क्या, बहुलक का वर्गंतराल। तो देखिए बहुलक का वर्गंतराल कितना है, 30 से लेकर 40 तक का है। देखिए इसमें एल किसको बोलते हैं, देखिए जो बहुलक का वर्गंतराल होता है उसमें जो पहला जो मान है उसको क्या बोलते हैं, एल, क्या बोलते हैं, एल, ठीक है। और एच कैसे निकालते हैं, पहला मान कितना है इसमें 30 है, अगर इसका इस प्रकार से रहता, अगर मानते हैं 40 50 रहता तो इसका एल कौन हो जाता, एल हो जाता 40 हो जाता, 40 हो जाता एल। समझ में आया बात को, चलिए ध्यान दीजिएगा। एच कैसे निकालते हैं, एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बहुलक का वर्गंतराल है उसमें क्या करते हैं, बड़ा वाला संख्या को छोटा वाला संख्या के साथ घटा देते हैं, तो यानी कि 40 में 30 घटाएंगे कितना बचा, 10, ठीक है। एच निकाल दिए। एच क्या होता है, इस वर्गंतराल का कितना, वर्गंतराल कितना आपका ऊंचाई है, यानी कि कितना इसके बीच में डिफरेंस है दो संख्या के बीच में, उसको बोलते हैं क्या, एच, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस f0, और नीचे में क्या होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट में बंद, उसके बाद गुना में क्या होता है h, ठीक है। तो l का मान कितना दिया है, देखिए l का मान दिया है 30, तो l की जगह पे लिखेंगे 30, प्लस है तो प्लस। f1 का मान कितना है, f1 का मान देखिए f1 का मान है कितना 15, क्या है 15, तो f1 की जगह कितना लिखेंगे 15, बीच में माइनस है तो माइनस, और f0 की जगह कितना लिखेंगे, देखिए f0 का मान कितना है 8, f0 का मान कितना है 8, तो f0 की जगह लिखेंगे 8, बट्टा है तो बट्टा, 2 है तो 2, देखिए 2 और f के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है गुना, 2 है तो 2, f1 का मान कितना है, f1 का मान है 15, देखिए f1 का मान 15 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, f0 का मान कितना है, देखिए f0 का मान कितना है, f0 का मान है 8, तो f0 की जगह लिख देंगे 8, फिर माइनस है तो माइनस, f2 का मान कितना है, f2 का मान देखिए f2 का मान है 9, तो f2 की जगह क्या लिख दिए, f2 की जगह पे 9 लिख दिए। देखिए h का मान कितना है, h का मान देखिए कितना निकला 10 निकला, तो h की जगह कितना लिख देंगे 10, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए ध्यान सुनिए, आप देखिए बढ़िया से, हाँ तो देखिए 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचा 7, और यहाँ पे देखिएगा आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर दोनों ही संख्या अगर माइनस में हो तो उसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे -8 और -9 है, दोनों ही के आगे में क्या है, माइनस है। अगर कोई संख्या ऐसे दिखता है जिसका आगे दोनों ही संख्या के आगे माइनस है, तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो -8 और -9 दोनों के आगे क्या है, दोनों के आगे माइनस है, इस कारण से दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, याद रखिएगा। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो गया 17, देखिए दोनों का आगे माइनस है, इस कारण से आगे तरफ आंसर में भी क्या आ गया, 17 के आगे माइनस आ गया, ठीक है। जोड़ने के बाद भी दोनों के आगे क्या आ गया, माइनस, क्योंकि दोनों के आगे में क्या था, माइनस। गुना में 10 है तो गुना में 10 रहेगा ही। चलिए 15 और 2 को गुना करेंगे, 15 दूने कितना हो गया 30, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा 30 में अगर 17 घटाएंगे कितना बचा 13, ऊपर में 7 है तो 7, गुना में 10 तो गुना में 10, इधर 30 है तो 30, देखिए 30 है तो 30, 7 और 10 को गुना करेंगे 7 यहाँ कितना हो गया 70, नीचे में 13 है तो 13 और 70 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 5.3 आएगा, और 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फाइनली इतना आंसर आ जाएगा आपका, बहुलक इतना निकल गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक जो देखेंगे उसके लिए थैंक यू, और बाकी बात लिख लीजिए और बढ़िया से इसको अभ्यास कर लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।